वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम आपके साथ रेनबो पार्ट 1 लेकर के फिर हाजिर हैं। आज हम लोग एक पोएम करेंगे दोस्तों। इसका नाम है फॉलोवर, जिसको लिखा है सीमस हेनी ने। हम बात करते हैं पहले सीमस हेनी कौन है, फिर हम आपको पोएम के बारे में बताते हैं। सीमस हेनी बॉर्न 1939 को पैदा हुए थे। ये वाइडली एक्लेम्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोएट्स सिंस ईस्ट। कहता है कि ये वाइडली एक्लेम्ड, बहुत अच्छी तरह से इसको एक एक्लेमेशन मिला हुआ है, काफ़ी फेमस हैं एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरिश पोएट। आयरलैंड के सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट हैं, कवि हैं। कब से? सिंस ईट्स, विलियम बटलर ईट्स के से लेकर के तब तक। इज़ द एल्डेस्ट ऑफ 9 चिल्ड्रन, अपने परिवार में 9 बच्चों में सबसे ये बड़े थे। ही वॉज बोर्न ऑन हिज फैमिलीज फार्म नियर बेलफास्ट एंड कंट्री डेयरी। कहते हैं वो जो पैदा हुए थे वो अपनी परिवार के जो फार्म था, जो बेलफास्ट जो कंट्री डेयरी है में मौजूद है, बेलफास्ट के करीब में हुआ था, है ना। नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये जगह जो है नॉर्दर्न आयरलैंड में है, उत्तरी आयरलैंड में है। ही अटेंडेड लोकल स्कूल्स एंड अर्न डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी। वो लोकल स्कूल में ही, अपना स्थानीय स्कूल में ही वो जाते थे और अर्न डिग्री, उन्हें एक डिग्री प्राप्त किया था इन इंग्लिश। किसमें? इंग्लिश में। फ्रॉम क्वींस यूनिवर्सिटी, क्वींस यूनिवर्सिटी से उन्हें डिग्री प्राप्त किया था इंग्लिश में, जो कि बेलफास्ट में है। ही टुक द टीचर सर्टिफिकेट इंग्लिश एट सेंट जोसेफ्स एंड बिगेन ए करियर एज ए टीचर। और फिर उनने सर्टिफिकेट प्राप्त किया, तब सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता था, तब उन्हें सर्टिफिकेट प्राप्त किया इंग्लिश का। एंड सेंट जोसेफ्स, कहाँ? सेंट जोसेफ में। एंड बिगेन अ करियर एज ए टीचर। उन्हें अपने करियर की जो शुरुआत है एक टीचर के रूप में किया। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, उसका जो पहला वॉल्यूम था पोएम्स का, इसका नाम था डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट, 1966 में रिलीज़ हुआ। won several prizes, इसको कई प्राइजेज़ भी मिले, इनाम मिले। His works include selected poems, इनके कामों में से एक सिलेक्टेड पोएम्स करके था जो 1966 से 1987 या फिर 99 के बीच में ये रिलीज़ हुआ था। द स्पिरिट लेवल 1996 में, ओपन ग्राउंड सिलेक्टेड पोएम्स 1966 से 1996 तक, एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसेज, और 2 वॉल्यूम भी ऐसे का इनने क्या किया है ना, लिखा था। द गवर्नमेंट ऑफ द टंग 1988 में लिखा था, एंड द रिड्रेस ऑफ पोएट्री 1995 में लिखा था। ही हैज़ टॉट एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था। द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बार्कले, और बार्कले में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, वहाँ भी इनने पढ़ाया था। एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और ये कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में है। इन 1995 हेनी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1995 में। द फॉलोवर, ये जो अभी हम लोग इस पोएम को पढ़ेंगे, ये जो पोएम है हेनी का ब्यूटीफुल्ली ब्रिंग्स, काफ़ी खूबसूरती के साथ क्या करता है, बताता है या फिर ले आता है आउट हाउ इज़ द पैसेज ऑफ टाइम, कि किस तरह से वक्त के बीतने के साथ साथ, वक्त के गुजरने के साथ साथ, द रोल ऑफ ए फादर, एक बाप का, एक पिता का जो रोल है, उसकी जो भूमिका है, एंड सन, और उसके बेटे की जो रिश्ते में जो एक दोनों के बीच का जो रिश्ता है, किस तरह से अंडरगोज ए चेंज, किस तरह से उसमें तबादला होता है, किस तरह से उसमें चेंज आता है, किस तरह से उसमें परिवर्तन होता है। ये लॉस ऑफ ट्रेडिशन, किस तरह से ट्रेडिशन का चेंज होता है, किस तरह से चीज़ें बदलती हैं, वो इस चीज़ को, इस जो आपका ये पोएम है फॉलोवर, इसमें डिस्कस किया गया है। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। कहता है, माई फादर वर्कड विद अ हॉर्स प्लाउ। कहता है कि मेरे जो पिता हैं वो काम किया करते थे विद अ हॉर्स प्लाउ। किसमें काम किया करते थे? हॉर्स, जो घोड़ा का जो हल होता है, हॉर्स प्लो एक कंपाउंड नाउन है, हॉर्स प्लो, उसके साथ मेरे पिताजी जो है वो काम किया करते थे। हिज शोल्डर्स ग्लोब्ड, उनके जो कंधे थे ग्लोब की तरह झुक जाते थे, मतलब जैसे ग्लोब होता है उस तरह से झुक जाते थे। लाइक ए फुल सेल, बिल्कुल
पूरे एकदम सेल की तरह। सेल आप समझते हैं, सेल का मतलब होता है जब स्टीमर्स जब जाते हैं इसमें सी में, तो एक बड़ा सा पर्दा लटका होता है, उसी पर्दे के सहारे उसको हवा उसको घसीट करके दूर तरफ ले जाती है। जब उस पर हवा लगती है तो बिल्कुल एक छोटा सा ग्लोब की तरह बन जाता है, कर्व टाइप का बन जाता है, वक्र टाइप का बन जाता है। तो वही बोलता है कि मेरे पापा के, मेरे पिताजी के जो शोल्डर्स थे, कंधे थे, वो वैसे ही हो गए थे ग्लोब, लाइक ए फुल सेल। बिल्कुल जिस तरह से वो जो कपड़ा है उस तरह से बिल्कुल कर्व टाइप का हो जाता है, उसी तरह से मेरे पापा के, मेरे पिताजी के जो शोल्डर्स थे उस तरह से हो गए थे। स्ट्रंग बिटवीन द शाफ्ट एंड द फ्रो। स्ट्रंग का मतलब होता है फैला हुआ, स्ट्रेच किया हुआ, जो कि उनके जो कंधे थे वो ग्लोब की तरह हो गए थे, या फिर वो कह ले कि वो उस कपड़े की तरह से हो गए थे जो कि फैला हुआ था, स्ट्रेच किया हुआ था। बिटवीन द शाफ्ट एंड द फ्रो। जब लोग हल चलाते हैं दोस्तों, तो जब खेत में हल चलता है तो हल जिधर से जाता है उधर से एक लाइन बन जाती है, उसको हम लोग फ्रो कहते हैं। और शाफ्ट बोलते हैं जो हल का जो डंडा होता है, जो घोड़े के साथ या बैल के साथ बंधा होता है, वो जो लंबी सी लकड़ी होती है, जो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, इसी तरह से इसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। तो शाफ्ट और फ्रो के बीच में इनका जो कंधा था बिल्कुल स्ट्रेच किया हुआ था, बिल्कुल तत्पर था, जो कि काम कर रहा था, मतलब काफ़ी वो मेहनत कर रहे थे। द हॉर्सेस स्ट्रेंड एट हिज क्लिकिंग टोंग। और जो घोड़े थे जो हल चला रहे थे, वो जो घोड़े थे वो स्ट्रेंड कर रहे थे, फोर्सफुल्ली अपना काम कर रहे थे, है ना। स्ट्रेंड मैंने होता खींचना, तो फोर्सफुल्ली वो क्या कर रहे थे, हल को खींच रहे थे। एट हिज क्लिकिंग टोंग। मेरे जो पिताजी हैं वो अपने टोंग को जो क्लिक करते थे, जिस तरह से वो बोलते थे, उनकी भाषा को घोड़े समझ जाते थे। इस तरह से हम लोग, हमारे यहाँ जब हम लोग खेती करते हैं तो किसान बैल को बोलता है आह 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 आह, इस तरह से बोलते हैं, मतलब उसको उत्साह देते हैं बैलों को। तो उसी तरह से ये जो क्लिकिंग टंग है, अपनी ज़ुबान को वो लोग क्लिक करते थे, इससे घोड़ा को उत्साह मिलता था, घोड़ा समझता था कि मुझे अब किधर जाना है, बैक होना है या फिर क्या करना है। क्लियर है। तो ये था पहला स्टेंजा, इसमें टोटल 6 स्टेंजाज हैं। क्लियर है। तो ये पहले यही कह रहे हैं कि उनके पापा हल जोतते हैं, घोड़े वाला हल जोतते हैं, और उनके शोल्डर्स काफ़ी तत्पर रहते हैं, शाफ्ट और फ्रो के बीच में तना हुआ रहता है, जिस तरह से कि वो जो जहाज़ है उसका कपड़ा बिल्कुल तना रहता है, बिल्कुल तत्पर हैं वो, और वो शाफ्ट और फ्रो के बीच में बिल्कुल तना हुआ है। और घोड़ा भी काफ़ी तत्परता के साथ उनकी बात को मान लेता है, जिस तरह से उनका टंग क्लिक करता है, किधर जाना है वो घोड़ा समझ जाता है। अगला स्टेंजा, एन एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये जो हैं सीमस हेने कह रहे हैं कि मेरे जो पापा हैं, मेरे जो फादर हैं, मेरे जो पिताजी हैं, ही वुड सेट द विंग। कहते हैं कि वो एक्सपर्ट हैं, वो इस मामले में एक्सपर्ट हैं, खेती के मामले में। वो क्या करते हैं, वो सेट कर लेते हैं, वो सजा लेते हैं, वो बना लेते हैं, किसको, द विंग समझते हैं ना आप देख रहे होंगे आप, इसमें विंग किसको कहते हैं, हल्का। एंड फिट द ब्राइट स्टील पॉइंटेड सॉक। और वो इसके साथ साथ फिट करना भी जान गए होंगे, वो जो जिससे हल चलता है, वो जो पॉइंटेड भाग है उसको सॉक बोलते हैं। उसको बोलते हैं, एसओसी के सॉक को बोलते हैं हम लोग प्लॉशेयर का मतलब हल का जो हिस्सा होता है, अगला वाला हिस्सा, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। ये चीज़ उसको सेट भी करना आता है और उसको फिट भी करना आता है। कि इसको मेरे पिताजी को कौन कह रहे हैं, ये हेने मतलब पोएट कह रहे हैं। तो सॉड रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग। और जो सॉड मैंने बोलते हैं वो मिट्टी जिसमें जड़ें लगी होती हैं, उसको सॉड बोलते हैं, गीली मिट्टी। तो सॉड रोल्ड ओवर विदाउट ब्रेकिंग। वो जिधर से हल चलता है उधर की जो मिट्टी है वो बिल्कुल रोल ओवर करती है इस तरह से, और बिल्कुल बिना टूटे वो गिर जाती है, फिर वो हल बिल्कुल आगे चलता रहता है। एट द हेड रिग विद अ सिंगल प्लक। अब कहता है कि एट द हेड रिग किसे कहते हैं, हेड रिग बोलते हैं इस टाइप ऑफ
अनप्लॉड लैंड, मतलब जिधर से हल चलता है, इधर से हल चला, इधर से हल चला, तो बीच का भाग बिल्कुल एग्जैक्टली जो बिल्कुल अनप्लॉड रह जाता है। अनप्लॉड का मतलब उसमें हल नहीं चलता है, उस भाग के बारे में बात करते हैं। एट द हेड रिग, उस पर विद अ सिंगल प्लग, एक सिंगल प्लग, एक बार जब हल चलता है तो उसमें वो पूरा का पूरा जो मिट्टी है वो जाकर उसमें ढक लेता है, वो रोल ओवर कर जाता है एक प्लग के साथ। मतलब वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ उनको आता है, वो एक्सपर्ट हैं इस मामले में, खेती करने के मामले में। अगला स्टेंजा ऑफ रेंस, कहते लगाम, रेंस में लगाम। द स्वेटिंग टीम टर्न राउंड। स्वेटिंग टीम कौन? जब हल चलता है तो उसमें कौन लोग होते हैं? घोड़े होते हैं, और जो किसान होता है वो होता है, तो सबको पसीने आते हैं, घोड़े को भी और किसान को भी। तो ये जो पूरा टीम है, इसी को बोलते हैं स्वेटिंग टीम। ये पूरे को पसीना आ रहा है, स्वेटिंग से ना पसीना आना। टर्न राउंड, वो लोग टर्न करते हैं गोल गोल, इधर से उधर क्या करते हैं, टर्न करते हैं, घूमते हैं, है ना। एंड बैक इनटू द लैंड, अब फिर वो दोबारा घूमकर वहाँ आते हैं, फिर चलते हैं, फिर खेत से आकर घूमकर, मतलब उस तरह से टर्न अराउंड होते रहते हैं पूरे खेत को जोतने के लिए। हिज आईज नैरोड, उसकी जो आँखें हैं, पोएट कह रहे हैं कि उसके पिताजी की जो आँखें हैं वो काफ़ी नैरोड, एकदम नैरो माने होता है छोटा हो जाना। एंड एंगल एट द ग्राउंड, और ज़मीन को ध्यान से देखती हैं, क्योंकि जिधर से उनका जो फ्रो बन रहा है, जिधर से वो हल चल रहा है, वो ज़रा भी टेढ़ा ना हो जाए, सीधा बिल्कुल चले। एट द ग्राउंड मैपिंग द फ्रो एग्जैक्टली, और वो फ्रो को एग्जैक्टली मैप कर रहे हैं, उसका नक्शे का टाइप देख रहे हैं कि वो कहीं टेढ़ा तो नहीं हो रहा, एकदम सीधा जा रहा है, फिर दूसरा वाला भी सीधा जा रहा है। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं वो हल चलाने में, और काफ़ी ध्यान से वो देख रहे हैं कि उसका हल बिल्कुल उसके फ्रो के साथ उसका जो लीक है उधर से जा रहा है, और ज़रा भी इधर उधर नहीं हो रहा है। अब जो पोएट हैं वो अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। वो पिछला जो 3 स्टेंजा था वो अपने पिता के बारे में बता रहे थे। अब ये जो स्टेंजा है ये अपने बारे में कह रहे हैं कि आई स्टम्बल्ड, मैं ठोकर खा जाता था, मैं लड़खड़ाता था इन हिज हॉब नेल्ड वेक। कहता है कि उसके पीछे वेक बने, उसके पीछे उनके पापा के, उनके जो पिताजी उनके पीछे जो वो चल रहे थे, उनका जो फ्रो था उनके साथ चल रहे थे, वो स्टम्बल कर रहे थे, वो गिर रहे थे। फेल समटाइम्स ऑन द पॉलिश सॉड, और कई बार तो ऐसा होता था कि वो जो पॉलिश्ड जो चमकीला जो सॉड था, सॉड का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड, जहाँ की ग्रास वगैरह होता है, घास वगैरह होता है, वहाँ पर वो कई बार वो गिर जाया करते थे। कौन? वो बच्चा, वो पोएट। फिर कहते हैं समटाइम्स ही रोड मी ऑन हिज बैक, जब ये हालत वो देखते थे तो वो अपने बेटे को अपने पीठ पर वो क्या कर लेते थे, बिठा लेते थे अपने पीठ पर, उनके पापा उनको बिठा लेते थे। ड्रिपिंग एंड राइजिंग ऑन हिज प्लॉड, और फिर जब वो हल को लेकर के घोड़े के साथ साथ चलते थे तो जहाँ उसका पैर धंस जाता था मिट्टी में तो वो नीचे हो जाते थे, मतलब वो डिप कर जाते थे, और फिर जहाँ उठता था तो फिर वो उनका पैर जो उठ जाते थे, तो मतलब वो उनको पीठ पर लेकर के कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर हुए जा रहे थे उनके पापा। किसके? पोएट के पिताजी। नेक्स्ट पे स्टेंजा, आई वांटेड टू ग्रो अप एंड प्लाउ। कहते कि मैं भी क्या करना चाहता था, बड़ा हो करके मैं भी किसान बनना चाहता था, मैं भी खेती करना चाहता था, प्लाउ है ना, खेत को जोतना चाहता था। टू क्लोज वन आई, है ना, स्टेफ इन माई आर्म, मैं भी अपने एक आँख को ध्यान लगा के देखना चाहता था कि वो जो फ्रो हो जा रहा है बिल्कुल सीधा जा रहा है, मतलब मैं भी अपने काम में मगन होना चाहता था। स्टेफ इन माई आर्म, अपने आर्म को मैं मजबूत करना चाहता था, कड़ा करना चाहता था। ऑल आई एवर डिड वाज फॉलो, और जो कुछ मैंने अब तक किया था सिर्फ़ और सिर्फ मैंने फॉलो किया था, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने क्या किया था, फॉलो किया था। फॉलो करने का मतलब होता है किसी का अनुयायी होना। इससे मान लीजिए अपने पापा को, अपने फादर को फॉलो कर रहे थे, उसको फॉलो करना चाहते थे। इट इज़ ब्रॉड शेडो अराउंड द फार्म, और ये वो कह रहे हैं कि उनका जो
बहुत बड़ा साया था। वो जो इतना बड़ा काम कर रहे थे खेतों में, मैं उन्हीं के परछाई के पीछे काम करना चाह रहा था। इन द ब्रॉड शेडो अराउंड द फार्म, और खेत के आसपास, खेत के चारों तरफ जो उनका एक परछाई बन चुका था, उसी में वो काम करना चाहते थे। कौन? पोएट। आई वॉज ए न्यूसेंस, कहते हैं कि मैं एक बिल्कुल मिस्चीवस लड़का था, एक उपद्रवी, एक बिल्कुल शरारती लड़का था। ट्रिपिंग, मैं गिरता था। फॉलिंग, गिरता था। ट्रिपिंग, ट्रिप करना, उछल कूद करना, गिरना। और मैं बेकार, यैपलिंग, मैं बेकार की बातें हमेशा करता था। बट टुडे, लेकिन आज, इट इज़ माई फादर हु कीप्स स्टम्बलिंग, लेकिन आज मेरे पापा हैं जो स्टम्बलिंग करते हैं, जो ठोकर खाते हैं, जो रुक रुक कर चलते हैं। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, अब वो मेरे पीछे आ रहे हैं। मतलब वक्त बदल गया। पहले वक्त कुछ और था, वो आगे जाते थे, मैं उनके पीछे होता था। आज मैं आगे हूँ और वो मेरे पीछे हैं। मतलब यही कह रहे हैं कि बाप बेटे के रिश्ते में किस तरह से चेंज आ गया वक्त के साथ। पहले वो मेहनत करते थे, वो उनके पीछे होते थे, आज ये मेहनत कर रहे हैं और वो उनके पीछे हैं। बिहाइंड मी एंड विल नॉट गो अवे, और वो नहीं जाने वाले हैं, वो मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो यही है दोस्तों, ये छोटा सा पोएम था फॉलोवर। आपको बात समझ में आ गई। सीमस हेने ने बस इसी वक्त के बदलने के साथ साथ एक पिता और पुत्र के बीच का जो केमिस्ट्री है वो किस तरह से बदलता है, वो पिता पहले, वो जो उसका बेटा है पहले क्या सोचता था, अब बाद में क्या सोचता है। तो यही है एक तरह का लॉस ऑफ ट्रेडिशन, मतलब ट्रेडिशन बदल रहा है। पहले कुछ और था, अब कुछ और हो रहा है। वो अपने पापा को, अपने फादर को क्या करता है, कम्प्लीटली फॉलो करता है और उसी की तरह हल जोतना चाहता है, उसी की तरह वो बनना चाहता है। तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।